हेलो बच्चों। आज बच्चों हम जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उनको करते हैं। जितना हम करेंगे बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन, हमें उतनी हमारी क्लैरिटी बढ़ेगी। तो आपको भी जो भी बुक मिले उसमें से, जरूरी नहीं है एक ही बुक से करना है, कोई और भी दिखे तो उसमें कर सकते हो छोटे छोटे क्वेश्चंस। उतना आप लोगों की क्लैरिटी सब्जेक्ट के बारे में, टॉपिक के बारे में अच्छी होगी। अच्छा बच्चों, तो आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? ये कहता है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो बच्चों इसमें हमेशा केयरफुल रहना है, करेक्ट लिख रहा है कि इनकरेक्ट। तो यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड है, मतलब इनमें से जोन सी इनकरेक्ट है, बाकी तीन ठीक होंगी, एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, वो चूज करनी है। रिगार्डिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड, जो मैग्नेटिक लाइंस होती है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो बताना। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास निडल पॉइंट्स। यस, दिस इज ओके। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज का ओके, ये भी ठीक है। If magnetic field lines are parallel and equidistant, they represent field strength. No, parallel मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इक्विडिस्टेंट और पैरेलल, तो वो रिप्रेजेंट करती हैं यूनिफॉर्म फील्ड, जीरो फील्ड स्ट्रेंथ नहीं बताती हैं। वो क्या बताती हैं? ये नहीं बताती हैं, वो बताती हैं यूनिफॉर्म। क्या बताती है? यूनिफॉर्म फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब हर जगह फील्ड यूनिफॉर्म है। तो ये होता कहाँ है? इनसाइड दी बार मैग्नेट या इनसाइड दी सोलेनॉइड। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो दिस इज द आंसर, सी इज द आंसर। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोज। यस, आपको मालूम है स्ट्रेंथ ज्यादा होती है पोल पे, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत पास पास होती है, और पोल से दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, दूर दूर होने लग जाती है। आपको डायग्राम दिखाया था, दोबारा देख लेना। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है सी वाली, तो ये हमने निकाल दी। ठीक है बच्चों, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? इफ ये 13.1 फिगर, ये वाली फिगर, इसमें कहता है इफ द की इन द अरेंजमेंट इज टेकन आउट। इसमें की है, की का क्या फंक्शन होता है? जब की इंसर्ट करेंगे करंट फ्लो करेगा, जब की आउट हो जाएगी मींस ओपन सर्किट। मालूम है आपको, मैंने बताया हुआ है ना? चाहो तो मैं दोबारा लिख देता हूं। व्हेन की मतलब ये की के इज इन, देन करंट फ्लोज, तब करंट फ्लो करता है। व्हेन की इज आउट, देन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मीन्स दैट इज, ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? दैट इज नो करंट, नो नो फ्लो ऑफ करंट, नो फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ओके। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने आपको की के बारे में बता दिया, ओके। जब की इज टेकन आउट, बाहर निकाल लेंगे, तो इट इज ओपन सर्किट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन ओवर दी। ये एक ए बी सी डी हॉरिजेंटल एक बोर्ड है ना, प्लेन है, कागज है, कैसे भी समझ लो, पेपर है, पेपर बोर्ड है, और इसके अंदर से वायर, ये वाली वायर जो है इसके अंदर होल कर दिया, उसमें से पास कर रही है। तो ये हॉरिजेंटल हमने एक पेपर या कार्डबोर्ड हमने रख दिया। तो अब वो कह रहा है इसमें से, जब इफ द की इन द, जब की बाहर निकाल देंगे, की जब बाहर निकाल देंगे तो नो करंट विल फ्लो। तो क्या होगा?
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन ओवर द हॉरिजॉन्टल आर, क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी जब करंट फ्लो करता है तो कॉन्सेंट्रिक होती है ना, कॉन्सेंट्रिक। तो क्या आंसर होगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे वो कब? व्हेन ई इज इन, पर यहाँ तो आउट है। इलिप्टिकल इन शेप, नो, ये तो बनती ही नहीं है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ईच अदर और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नियर द पॉइंट ऑफ बटिल, नो, ये भी नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, आंसर विल बी सी। अब बच्चों ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ईच अदर क्यों होगा? व्हाई? व्हाई? करंट तो फ्लो नहीं कर रहा, करंट फ्लो करता तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता। अब आप कहोगे करंट तो फ्लो नहीं कर रहा, फिर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ईच अदर क्यों होगा? आंसर इज दिस सी। तो व्हाई? तो दीज मैग्नेटिक लाइंस, कौन सी? स्ट्रेट लाइन पैर, जो स्ट्रेट लाइंस है, आर ड्यू टू अर्थ के मैग्नेटिज्म से। अर्थ मैग्नेट, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, अर्थ मैग्नेट है, मैंने आपको बताया था, उसके कारण ये स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर बनेंगी। अदरवाइज करंट फ्लो करेगा तो कॉन्सेंट्रिक। तो आंसर इज सी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो समझ आ गया होगा आपको वाई का, है ना? आंसर इज, या आंसर है। ओके, अब सी, ए सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड, एक सर्कुलर लूप है, देखो ये वाला, ये क्या है? मैं ब्लू से, ये सर्कुलर लूप है, ब्लू लाइन से मार्क किया। इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर कैरीज ए करंट व्हेन की इज ऑन। इसमें से की जब ऑन होगी, मतलब की ऑन, मतलब की इज इन, तो करंट फ्लो होगा। द करंट एज सीन फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी से हम देखेंगे, एज सीन फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी, इधर से देखें या इधर से देखें, एंड ऑन द एक्सिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। एक साइड से हम देखेंगे तो हमें क्लॉकवाइज दिखेगी, एक साइड से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा होता है, आप करके देखना। अगर कोई चीज ऐसे आपके इमेजिन करो मन में, तो आप इमेजिन करोगे, एक साइड से देखोगे सर्कल के तो क्लॉकवाइज दिखेगा, दूसरी साइड से एंटी क्लॉकवाइज। करंट एज सीन फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी in the plane is anti-clockwise. The magnetic field lines from the magnetic field lines point from B to A. Magnetic field line B to A है. The north pole of the resultant magnet is on the, अब वो कह रहे हैं नॉर्थ पोल कहाँ होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं? फ्रॉम बी टू ए, बी से ए, ऐसे इधर से आई इधर जा रही है। तो कह रहे हैं नॉर्थ पोल कहाँ होगा? नॉर्थ पोल कहाँ होगा ये बताना है आपको। द नॉर्थ पोल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेट इज ऑन द फेस क्लोज टू, कहाँ होगा? ए पर होगा, बी पे होगा, या ए इफ द करंट इज स्मॉल, बी इफ द करंट इज नो। तो बच्चों नॉर्थ पोल वहां होता है, इसमें हमेशा याद रखो क्या, मैग्नेटिक लाइंस मूव अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड कम्स टू साउथ पोल। ऐसे ही होता है ना, इससे मूव अवे होती है। तो अवे, मूव अवे मीन्स यहां से देखो तो ए से दूर जा रही है, घूम के क्या करेगा, फिर बी पे आएंगी, फिर बी से ए की तरफ जाएंगी, ऐसे होगा इनकी डायरेक्शन, ऐसे ऐसे, कहीं से घूमेंगी घूमेंगी घूमेंगी, ऐसे आएंगी, लाइक दिस। द नॉर्थ पोल इज, दिस इज आवर
ये क्या होगा? दिस इज आवर नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल इज क्लोज टू ए. आंसर इज ए. है ना? आप उसमें देखो बार मैग्नेट में, तो बार मैग्नेट में क्या होता है? नॉर्थ पोल से अवे जाती है और कम्स टूवर्ड्स साउथ पोल, है ना? तो इसको मैं कम्स टूवर्ड्स लिख देता हूं. कम्स टूवर्ड्स साउथ पोल. ओके. अब फोर्थ क्वेश्चन. तो क्वेश्चन का जो भी आंसर है ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसका रीजन समझ आना चाहिए. क्वेश्चन तो कितने बन जाएंगे, रीजन समझ आना चाहिए. याद करने की कोशिश मत करना कभी भी आंसर को. फॉर ए करंट इन ए लॉन्ग स्ट्रेट, कोई एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड है, उसमें दो पोल होते हैं, एक एंड पे नॉर्थ, दूसरे पे साउथ. तो है ना, जब करंट फ्लो होता है तो क्रिएट हो जाते हैं एट द टू एंड्स. अमंग दीज स्टेटमेंट द इनकरेक्ट, वो कह रहा है इनमें से कौन सी इनकरेक्ट. तीन ठीक है, एक गलत है. आपको आंसर देना है. द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन. यस, दिस इज ओके. ये तो होता ही है. द स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक लाइक सॉफ्ट आयरन विच इज प्लेस. यस, ये भी होता है. हम अंदर मैग्नेट, सोलेनॉइड के अंदर जो है मैग्नेट, कोई सॉफ्ट आयरन पीस रखेंगे तो बाद में मैग्नेट बन जाता है ना. उसको क्या कहते हैं? उस मैग्नेट को कहते हैं, वो बनता है, मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेट. याद है? अगर सॉफ्ट आयरन का पीस जो है हम सोलेनॉइड के अंदर रख देंगे, वो मैग्नेट बन जाएगा. उस मैग्नेट का हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. The pattern of the magnetic fields associated with the solenoid is different from the pattern of the magnetic field around. No, this is no. क्यों? क्योंकि जो पैटर्न होता है सोलेनॉइड का वही बार मैग्नेट का होता है, उससे अलग नहीं होता. तो आंसर इज दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. द नॉर्थ साउथ पोल एक्सचेंज पोजीशन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू दिस. यस, दिस इज आल्सो ओके. अगर हम करंट की डायरेक्शन बदल देंगे तो जो नॉर्थ था वो साउथ बन जाएगा, जो साउथ था वो नॉर्थ पोल बन जाएगा. करंट की डायरेक्शन से चेंज हो जाता है. ओके. करंट की डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे? अब आप पूछोगे करंट की डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि सोलेनॉइड कैसा होता है. ये सोलेनॉइड होता है हमारा, है ना, और इसमें जो है ये वायर लिपेटी होती है, ऐसे रैप की होती है. ठीक है ना. यहाँ पे कोई बैटरी सेल होता है, की होती है, ऐसे होता है कुछ कनेक्शन. अब करंट की डायरेक्शन बदलनी है तो हम क्या कर देंगे? ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है. अब डायरेक्शन बदलनी है. अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, ऐसे फ्लो कर रहा था ना, ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा. अब हमें डायरेक्शन बदलनी है तो हम क्या करेंगे? इसी सोलेनॉइड तो यही रहेगा, ये. अब हम इसके इस एंड पे क्या कर देंगे? इस एंड पे हम, पहले पॉजिटिव था, अब हम इधर नेगेटिव लगा देंगे. ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, फिर इधर की हो जाएगी, ये ऐसे जुड़ जाएगा. अब क्या हो गया? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव. अब करंट कैसे फ्लो करेगा? अब करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है. तो ये हमारा तो करंट हमारा कैसे फ्लो करेगा? ऐसे. पहले ऐसे था, अब ऐसे जाए. अगर ये नॉर्थ था पहले, ये साउथ पोल था, अब क्या हो जाएगा? ये वाला साउथ बन जाएगा और ये वाला नॉर्थ बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द प्लेन ऑफ पेपर. कोई प्लेन ऑफ पेपर है, उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड.
पॉइंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से राइट मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। ओके, एज शोन इन द फील्ड एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव एज, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये प्रोटॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? इट इज नेगेटिव। प्रोटॉन का क्या होता है? इट इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है, मालूम होगा। प्रोटॉन का क्या होता है? प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। पर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो करंट की डायरेक्शन किधर होती है? अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे, तो करंट किधर जाएगा? करंट इसके ओपोजिट होता है, करंट इधर जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से हमेशा जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ऑफ करंट होता है। तो ये भी मैं याद रखना हमेशा, फ्लो ऑफ करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is opposite to the direction of flow of electron. ओके, अब आपको ये तो बेसिक चीज बता दी। ओके, फोर्स, अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में करंट फ्लो कर रहा है, तो जब भी आपने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, प्रोटॉन फ्लो करे, मींस करंट फ्लो कर रहा है। और अच्छा, प्रोटॉन जिधर फ्लो कर रहा है करंट तो उधर ही होता है जिधर प्रोटॉन इज ऑपोजिट, तो प्रोटॉन की डायरेक्शन में करंट होता है। तो करंट दोनों केस में एक ही डायरेक्शन में, तो इसमें करंट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो कह रहा है फोर्स, अब इनको वो फोर्स लगेगी, करंट करंट है फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, ये वायर इज ए कंडक्टर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और ये कहाँ पड़ी है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो कंडक्टर कैरिंग करंट प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस फोर्स, हमें मालूम है। और वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हमें ये भी पता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑफ फोर्स किससे पता चलती है? बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये भी हमको पता है, मालूम है ना बच्चों। तो अब बताओ, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो experience force both point into the plane of the paper, force both point out of the plane of the paper, force pointing into the plane of paper and out of the plane respectively, मतलब एक केस में इन नो, force point opposite and along the direction of the uniform magnetic, नो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में तो होती ही नहीं, तो आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है, ठीक है बच्चों। तो अब आप देखो अपनी जो सेंट्रल फिंगर है उसको करंट की डायरेक्शन में करो, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को कहाँ करोगे? लेफ्ट टू राइट, फोर मतलब फोर फिंगर को लेफ्ट टू राइट करो, वो फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब आप थंब देखो, लेफ्ट हैंड यूज करना, राइट नहीं। लेफ्ट हैंड देखो तो आपका थंब किधर जा रहा है? पॉइंटिंग डाउन इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, वो पॉइंटिंग इन, तो आपका आंसर होगा पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। आंसर इज फिफ्थ का ए। तो आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है यहाँ। और इंपॉर्टेंट क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में? तो इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, प्रोटॉन ऊपर जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों में ऊपर की तरफ होगी। ओके,
आप कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर डू नॉट यूज, आप कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर क्या नहीं यूज करते हैं? इन इलेक्ट्रोमैग्नेट रोटेट नहीं, ये तो यूज करते हैं, ये ओके है। इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, डू नॉट यूज नो, ये यूज करते हैं, डू नॉट यूज लिखा है, ओके। फिर क्या है? इफेक्टिवली लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, वही लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हम डालते हैं, करते हैं ना, जिससे करंट बढ़े, और लार्ज नंबर ऑफ करंट हम डालते हैं ताकि मोटर में जो रोटेशन है वो फास्ट हो। लार्ज नंबर ऑफ करंट क्यों डालते हैं? टू इंक्रीज स्पीड ऑफ रोटेशन, रोटेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए, ओके। ए परमानेंट मैग्नेट टू रोटेट द आर्मेचर, हम परमानेंट यूज करते हैं? नो, तो आंसर इज सी, ये नहीं करते हम, डू नॉट यूज परमानेंट, हम नहीं परमानेंट, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, वी यूज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट। सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉइल, ये भी हम यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर ही तो कॉइल लपेटते हैं, वायर लपेटते हैं कॉपर की, ये भी करते हैं। तो सिर्फ सी वाला नहीं करते, डू नॉट यूज परमानेंट मैग्नेट, तो आंसर इज सी। अच्छा, इन दी अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट है बच्चों साइड में, इसमें दो कॉइल है, ये ठीक है ना, एक कॉइल पे आपका गैल्वेनोमीटर है, एक ये कॉइल है और एक ये कॉइल है, तो इसको मैं कह देता हूँ ये कॉइल 1 है, ये वाली कॉइल 2 है। तो ये फिगर में देयर आर 2 कॉइल्स वाउंड ऑन ए नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रॉड है, कोई नॉन कंडक्टिंग में इसके अंदर करंट नहीं फ्लो करेगा, लकड़ी है मान लो, नॉन कंडक्टिंग, प्लास्टिक है, रबड़ है, उस किसी की रॉड है। इनिशियली द की इज नॉट, शुरू में की ये की इंसर्ट नहीं की है, देन द की इज इंसल्टेड एंड लेट, अब इसमें की डाली फिर निकाली, निकाली डाली, क्या होगा देन? तो आपको पता है जैसे ही की डालेंगे इसमें करंट फ्लो हो जाएगा कॉइल 1 में, कॉइल 1 में फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, मैग्नेटिक फील्ड से इसमें इंडक्शन होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, इसमें करंट आएगा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से, तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, फिर जैसी की बाहर निकालेंगे करंट स्टॉप हो जाएगा, फिर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा कॉइल 2 में, फिर यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा। तो जब भी हम की को निकालेंगे या इंसर्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए डिफ्लेक्शन होगा इसमें, तो आंसर क्या होगा? द डिफ्लेक्शन इन द रिमेन जीरो थ्रू आउट, नो ये नहीं होगा। देयर इज ए मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, तो ये जो है ना, ये गैल्वेनोमीटर है जी, ये गैल्वेनोमीटर कौन सा है? गैल्वेनोमीटर इज दिस, but it dies out shortly and there is no effect when the key is removed, नहीं, when key is removed फिर डिफ्लेक्शन होगा, दोनों टाइम में होगा डिफ्लेक्शन, देयर आर मोमेंटरी गैल्वेनोमीटर, तो ये भी नो। सी क्या है? देयर आर मोमेंटरी गैल्वेनोमीटर दैट डाई आउट शॉर्टली, द डिफ्लेक्शंस आर इन द सेम डायरेक्शन, नो ये भी नहीं होगा, डिफ्लेक्शन दोनों केस में ऑपोजिट होगा, एक में एक डायरेक्शन में होगा, की डालेंगे तो एक डायरेक्शन में होगा, की आउट करेंगे तो दूसरी डायरेक्शन में होगा। There are momentary deflections that die out shortly. The deflections are in opposite direction. Yeah, this is the answer. 7th का आंसर है डी, थोड़ी देर डिफ्लेक्शन होगा, फिर दूसरे केस में रिवर्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और बस थोड़ी देर डिफ्लेक्शन होकर फिर खत्म हो जाएगा, फिर वापस निडल अपनी रेस्ट पर आ जाएगी, जीरो पर आ जाएगी, ओके। 8th, चूज द इनकरेक्ट, अब बताओ इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट नहीं बतानी, केयरफुल रहना है, क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे ही कर देते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ओके। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज ए सिंपल टू नो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इंड्यूस्ड करंट बताता है, सॉरी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज ए सिंपल रूल टू नो द, यस ये ओके है, राइट हैंड रूल से ही पता चलता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। द राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? वो स्टेट कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है, मैंने बताया था, तो वो कंसेंट्रिक सर्कल है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं, उनकी डायरेक्शन के लिए बताया था वहाँ। द राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, यस ये भी करते हैं। The difference between direct and alternating current is that the direct current always flows in one direction, whereas alternating reverse, yes ये भी होता है, डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है,
और अल्टरनेट करंट दोनों डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन चेंज होती है. The difference between direct and alternate is that direction always flows in one direction, whereas alternate reverses direction periodically. Okay. In India, AC changes direction. हाँ. अब बताओ ये वाला. In India, AC changes direction after every no. In India में क्या होता है? After every direction, after every 1/100 सेकेंड. मैंने बताया था आपको. फ्रीक्वेंसी होती है इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज इंडिया में. तो डायरेक्शन फ्लो जो चेंज होता है हर 1/100 सेकेंड में. देख लेना वो नोट्स. ओके. फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी जो एसी करंट फ्लो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है और डायरेक्शन चेंज होती है आफ्टर एवरी 100 सेकेंड. तो आंसर इज डी. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ओके. ए कांस्टेंट करंट फ्लोज इन हॉरिजॉन्टल वायर. कोई हॉरिजॉन्टल वायर है उसमें कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है इन द प्लेन ऑफ द पेपर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. मतलब करंट जो है ईस्ट टू वेस्ट, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट. ये फिगर में द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट विल बी नॉर्थ टू साउथ. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट. किसी नॉर्थ साउथ कहाँ है? ये ईस्ट वेस्ट है. नॉर्थ साउथ ऐसे है. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है. ओके. अब नॉर्थ. अच्छा. द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट विल बी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्टली अबव द वायर. अब वो पूछ रहे हैं डायरेक्टली अबव द वायर होगी, डायरेक्टली बिलो. डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ किधर होगी? नॉर्थ. तो बच्चों ये स्ट्रेट कंडक्टर है. स्ट्रेट कंडक्टर है तो ये कैसी मैग्नेटिक लाइंस होंगी? मैग्नेटिक लाइंस विल बी कैसी होंगी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ठीक है. अब आप बताओ. अब इसको आप यूज करो थंब रूल. आप इन द प्लेन ऑफ द पेपर करंट फ्लो हो रहा है तो आप देखो. आप राइट हैंड रूल यूज करो, है ना. राइट हैंड थंब रूल. थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में ईस्ट टू वेस्ट और देखो नॉर्थ टू साउथ किधर होगा. मैंने आपको बोला नॉर्थ से जो है निकलेगी, अवे फ्रॉम नॉर्थ जाती है मैग्नेटिक लाइन, तो नॉर्थ और साउथ की तरफ आती है. तो देखो नॉर्थ साउथ कहाँ होगा? तो बच्चों नॉर्थ साउथ होगा डायरेक्टली बिलो दी वायर. आप करके देखो. बिलो दी वायर करो. देखो नॉर्थ से साउथ. बिलो दी वायर नॉर्थ से साउथ होगा. ऐसे ऐसे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ऐसे बनेगी. ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा. नीचे की तरफ वायर के नीचे इधर होगा और वायर के ऊपर ये ऐसे होगा. ओके. तो आंसर इज डायरेक्टली बिलो दी वायर. बी आंसर. ओके बच्चों. अब नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट. हाँ. कोई स्ट्रेट सोलेनॉइड है, लंबा है, जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है. तो उसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी होगी? उसके इनसाइड दी सोलेनॉइड. आपको पता है कैसी होती है? मोर एट दी एंड. स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इनसाइड ए लॉन्ग इज मोर एट दी एंड देन एट द सेंटर. मिनिमम in the middle, same at all points, found to increase from one end to another. क्या होती है inside the solenoid? क्या होती है बच्चों? सेम एट ऑल. आपको मालूम है यूनिफॉर्म होती है. सेम एट ऑल पॉइंट इनसाइड दी. यूनिफॉर्म होती है ना. यूनिफॉर्म होती है इनसाइड दी सोलेनॉइड
करंट कैरिंग और बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के भी इनसाइड यूनिफॉर्म होती है और सोलेनॉइड के भी। ये बार बार इसलिए लिखता हूँ आपको याद आ जाए। ओके, अब क्या है, टू कन्वर्ट एन एसी, अब हमारे पास कोई जनरेटर है, उसको हम एसी जनरेटर है, उसको हमें डीसी जनरेटर में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, भाई एसी करंट दे रहा था, अब हमको चाहिए डीसी करंट। तो हम क्या करेंगे, हम फर्क क्या है, उनके रिंग्स में फर्क होता है। एसी और डीसी जनरेटर में क्या है, रिंग में, तो एसी में स्लिप रिंग होते हैं, डीसी में स्प्लिट होते हैं। स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटर मस्ट बी यूज्ड, स्लिप रिंग एंड ब्रशेज मस्ट बी यूज्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज नो। सिर्फ रिंग का है, रेक्टेंगुलर वायर लूप इज यूज नो, हमको सिर्फ रिंग का फर्क होता है, तो स्प्लिट रिंग यूज करेंगे। तो मैंने आपको बताया हुआ है एसी जनरेटर में क्या होता है, इन एसी जनरेटर तो क्या होता है, स्लिप रिंग होते हैं, स्लिप रिंग्स दो होते हैं स्लिप। और डीसी में, डीसी जनरेटर बनाना तो क्या करते हैं, स्प्लिट, SPLIT, स्प्लिट रिंग्स आर यूज्ड, उसमें स्लिप यूज्ड। तो हम क्या स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटर यूज करेंगे, तो डीसी बन गया। बस यही फर्क है दोनों में। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंसेस को बचाने के लिए फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, ज़्यादा करंट आ जाए, ओवरलोडिंग मीन्स ओवरलोडिंग भी पीछे से वोल्टेज बढ़ जाए, व्हेन वोल्टेज गेट हाई, जब वोल्टेज गेट्स हाई हो जाती है तो ओवरलोडिंग हो जाती है। ओके, ठीक है ना, ओवरलोडिंग है। तो क्या यूज़ करते हैं, वो यूज़ फ्यूज़, फ्यूज़ यूज़ करके हम बचाते हैं ना अपने अप्लायंसेस। फ्यूज़ का यूज़ ही यही है। ओके, अब आगे बच्चों, अंडर व्हाट कंडीशन परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ऑब्टेन्ड इफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज यूज्ड, सपोर्ट योर आंसर विद द, हाँ, तो कब परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑब्टेन होता है, तो आपको मालूम है, सोलेनॉइड के अंदर, अंदर रख के, सोलेनॉइड के अंदर प्लेसिंग दिस, आप पढ़ लेना, बाकी पुराना लेक्चर देख लेना। प्लेसिंग दिस सॉफ्ट आयरन पीस, आपको मैं जस्ट हिंट, इनसाइड दी सोलेनॉइड, इनसाइड दी सोलेनॉइड में जब रखेंगे तो इनसाइड दी करंट कैरिंग सोलेनॉइड, जब खाली सोलेनॉइड बिना करंट के तो मीनिंग नहीं है, इनसाइड दी करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ओके, बाकी आप पढ़ लेना। ओके बच्चों, ए बी इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन इन फिगर। इस फिगर में देखो, ये कोई ए बी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इट एट द पॉइंट पी एंड क्यू पे, यहाँ पे बताना है। Wait, at points given R1 is equal to, R1 is greater than R, मतलब P is away, Q is near to the conductor। अब जितनी दूर चले जाएंगे तो क्या होता है, और जितना इसके पास रहेंगे तो क्या होगा, और डायरेक्शन क्या होगी। तो करंट बच्चों देखो ऐसे जा रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब समझते हो प्लेन, आपकी टेबल के ऊपर पेपर रखा हुआ है तो वो आपका प्लेन हो गया। अब आप देखो, आप क्या यूज करोगे, आप इसके आंसर के लिए क्या यूज करोगे, राइट हैंड, कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड
थंब रूल यूज करेंगे। तो हम देखेंगे क्या, व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द पॉइंट। हाँ, तो P और Q पे बताओ। तो आपके जा रहा है, तो Q पे जब आएगा तो क्या होगा, एट Q क्या होगा, फील्ड, डायरेक्शन फील्ड क्या होगी, अपवर्ड। करके देखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड। और Q पे देखो, थंब राइट हैंड थंब रूल यूज करो एंड एट P डाउनवर्ड, P पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। करके देखो, डाउनवर्ड। ठीक है, अब ज्यादा कहाँ होगी, वेयर विल द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी लार्जर। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लार्जर होगी, एट Q। क्यों, जितना पास होगा कंडक्टर का उतनी फील्ड ज्यादा होगी, जितना फील्ड कंडक्टर से दूर हो जाएंगे उतनी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। Q पास है तो यहाँ फील्ड ज्यादा होगी। ओके, ए मैग्नेट कंपास शोज ए डिफ्लेक्शन व्हेन प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग। कोई वायर है उसमें मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रही है। हाउ विल द डिफ्लेक्शन गेट अफेक्टेड इफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज, पोर्ट योर आंसर। हाँ, तो क्या होगा बच्चों, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, है ना। तो डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास क्या हो जाएगी, जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो ज्यादा लाइंस आ जाएंगी, ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस होंगी, है ना। तो डिफ्लेक्शन विल आल्सो चेंज। ओके, इट इज एस्टेब्लिश दैट एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। इट इज इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर प्रोड्यूस अराउंड इट। ठीक है, जब भी करंट फ्लो होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इज देयर ए सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए थिन बीम ऑफ मूविंग अल्फा पार्टिकल न्यूट्रॉन्स। अब इसमें बताना है, मूविंग अल्फा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन्स हैं, तो उसमें भी होगा। देखो बच्चों, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, इसमें दो चीजें पहले आपको पता कर चलना है, ये आप बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, जो इंटरेस्ट है जिनको वो इसको समझ सकते हैं, जिनको नहीं इंटरेस्ट ज्यादा डिटेल में जाने का वो छोड़ भी सकते हैं ये क्वेश्चंस। अल्फा पार्टिकल्स होते क्या, अल्फा पार्टिकल्स को बच्चों हम ऐसे भी लिखते हैं, ये अल्फा का साइन है। अल्फा पार्टिकल्स का क्या चार्ज होता है, बेसिकली अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है, हीलियम न्यूक्लियस मतलब ओनली न्यूक्लियस होता है, मींस नो इलेक्ट्रॉन्स। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा, अगर किसी में से न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें तो सिर्फ क्या रह जाएगा, ओनली न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड करंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो अल्फा पार्टिकल में तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स का, न्यूट्रॉन्स हैव या डू नॉट हैव एनी चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। ये न्यूट्रॉन, ये जो है डू नॉट हैव एनी चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसके कारण, न्यूट्रॉन्स के फ्लो के कारण करंट, तो हमेशा कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है तभी करंट, हम कहते हैं करंट प्रोड्यूस हो रहा है या उसका इफेक्ट है, न्यूट्रॉन में नहीं होता।
नो करंट। तो थिन बीम ऑफ मूविंग अल्फा पार्टिकल, तो देयर इज सिमिलर मैग्नेटिक अल्फा पार्टिकल के केस में, अल्फा पार्टिकल के केस में पार्टिकल यस, और न्यूट्रॉन के केस में क्योंकि नो। ये अल्फा पार्टिकल में यस मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस, और न्यूट्रॉन्स में मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट। ओके, नॉट प्रोड्यूस। ओके, ठीक है। अब 18th, अब 18th क्वेश्चन बच्चों क्या है? What does the direction of thumb indicate in the right hand thumb rule? Right hand thumb rule में direction of thumb indicates, तो direction of thumb indicate direction क्या है? thumb क्या? Direction of thumb indicates the direction of magnetic field lines या field, कुछ भी लिख दो। ओके। In what way this rule is different from Fleming's left hand rule? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बताता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, राइट हैंड थंब रूल। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऐसे भी ये क्या बताता है? ये देता है ये हमें क्या देता है? इट डायरेक्शन ऑफ फोर्स acting on a conductor, on a current carrying conductor, current carrying conductor placed in a मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमें क्या पता चलता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो बताता है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड राइट हैंड थंब रूल। हो गया बस। मीना ड्रॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और फील्ड क्लोज टू द एक्सिस। मीना जो है ड्रॉ करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और फील्ड क्लोज टू द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप कि आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? तो कोई लूप है, करंट सर्कुलर लूप है ऐसे, ठीक है। तो इसमें से करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा और ऐसे करके बाहर आ जाएगा। ये लूप है, ये हमारा एक लूप है। अब वो इसके पास क्लोज टू द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग, तो इसकी एक्सिस है उसके पास। एज शी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शी ऑब्जर्व्स दैट द लाइंस कीप ऑन डाइवर्जिंग। तो आप कैसे बताओगे? वो कह रहा है हाउ यू विल एक्सप्लेन। तो बच्चों देखो, सेंटर में आपको मालूम है ऐसे स्ट्रेट होती है लाइन, फिर ये जो है ये जा रही है, तो क्या होगा? आप इसको करंट की डायरेक्शन है इधर, तो इसमें ऐसे ऐसे बनती है, ऐसे ऐसे बनती है, मालूम? तो ये डाइवर्ज होती है ना? और इसमें ऊपर की तरफ बनती है एक में नीचे की तरफ उसका फेस रहता है।
सो अब ये बच्चों ये आपको समझ आएगा राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल से, और इसको आप जो है कीप ऑन डाइवर्जिंग। तो इसका आंसर यही है बच्चों कि जैसे जैसे हम लूप से दूर होते जाते हैं क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेंथ जो है कम होती जाती है ना। तो जब कम होती जाती है तो वो डाइवर्ज होती जाती है। ओके, व्हाट डज द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन नियर द एंड्स ऑफ ए करंट कैरिंग, तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड के एंड्स में, अब वो बार मैग्नेट हो या करंट कैरिंग सोलेनॉइड हो, इसमें भी क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है ना। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं। चाहे ये नॉर्थ बार मैग्नेट हो चाहे सोलेनॉइड हो, तो नॉर्थ पोल से अवे जाती है ना, और यहाँ जाके ऐसे घूम के यहाँ आके कन्वर्ज हो जाती है ऐसे, है ना, ये ऐसे जाती है और ये ऐसे जाती है। तो अभी क्या वर्ड डज इट डाइवर्ज, अब इसका डाइवर्जन नियर द एंड्स ऑफ द इंडिकेट, क्या इंडिकेट करते हैं, ये भी यही इंडिकेट करते हैं कि क्या इंडिकेट करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज मोर नियर द पोल एंड, तो व्हाट डज दी, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, इसका आंसर लिखोगे 20th का स्ट्रेंथ magnetic field is strongest near the pole, पोल के पास स्ट्रॉन्गेस्ट होती है और उसके बाद ये वीक होती जाती है, इसलिए डाइवर्जेंस होता है। ओके ओके चलो, तो क्लियर हो गया बच्चों कि डाइवर्जेंस क्यों होता है, डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या है। आप देखो मैंने आपको ये भी बताया था, अच्छा आप डाइवर्जेंस के 2 क्वेश्चन हो गए, तो आपको ये भी मालूम है कि जहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है और एक है वीक फील्ड, कमजोर फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक लाइन फील्ड में नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया इज मोर, इसमें नंबर ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पर यूनिट एरिया आर मोर, और इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पर यूनिट एरिया आर लेस, दूर दूर होती है। अब ये मान लो मैग्नेटिक वीक में मैग्नेटिक लाइन दूर दूर होती है, स्ट्रॉन्ग में पास पास होती है, तो यहाँ पास पास है, फिर यहाँ दूर दूर हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी तो डाइवर्जेंस हो जाएगा। डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस का क्या मतलब है, कोई चीज फैल जाए या ऐसे ऐसे फैल गई तो ये क्या हो गया, ये साइड क्या हो गई, इधर डाइवर्ज हो गई, और इधर पास आती गई, यहाँ पे सब पास आ रही है तो ये क्या हो गया, यहाँ कन्वर्ज हो गया।
तो डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस का ये मीनिंग है। ठीक है, डाइवर्ज सिंपल मीनिंग है, इंग्लिश में जो मीनिंग होता है वही है। तो आप डिक्शनरी में देख लेना डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस का क्या मीनिंग होता है, तो वही है। ओके, नेम फोर, अब 21st क्वेश्चन, नेम फोर अप्लायंसेस वेयर एन इलेक्ट्रिक मोटर रोटेटिंग डिवाइस दैट, मोटर क्या करती है, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो कह रहा है नेम फोर अप्लायंसेस बताओ जहाँ मोटर यूज होती है। तो आप कोई भी दे सकते हो, आपके घर में मिक्सी है, मिक्सी दे सकते हो, और किसको दोगे, जिसमें मोटर लगी हो वो सब, है ना। ग्राइंडर है, वो भी बिजली से चलता है, घूमता है, वो भी एक। आपके घर में वाटर पंप है, पंप भी घूमता है इलेक्ट्रिसिटी से, वो भी एक एग्जांपल है ना। अच्छा, सबसे बढ़िया आपके पास जो ये जो है लैपटॉप या कंप्यूटर है, उसके अंदर हार्ड डिस्क डालो तो क्या होता है, वो घूमती है अंदर, उसमें भी एक मोटर लगी हुई है, छोटी मोटर है उसमें भी, जिससे आपकी डिस्क घूमती है। अब सीडी डालो, सीडी देखा है घूमती है अंदर, कभी चेक करना, सीडी डालते हैं लैपटॉप में या उसमें कंप्यूटर में, तो सीडी अंदर घूमती है, तो वो भी एक क्या है, मोटर है, मोटर ही तो घुमाएगी सीडी को। ओके, नेम, और अब व्हाट इज द रोल ऑफ टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेज। हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर में दो ब्रशेज होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रश वो करंट प्रोवाइड करते हैं, किसको, कंडक्टर को। इलेक्ट्रिक मोटर है ना, तो करंट बाहर से आ रहा है, तो क्या प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट टू दी कंडक्टर, कंडक्टर तक इलेक्ट्रिक करंट जाता है। ब्रशेज लगे होते हैं, देखा होगा आपने, ब्रश, ब्रश के बाद रिंग होता है, रिंग के बाद कंडक्टर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट का, मैंने आपको बताया हुआ है ये। हाउ मेनी टाइम डज एसी यूज इन इंडिया चेंजेस डायरेक्शन इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड में कितनी बार डायरेक्शन चेंज करती है, 100, है ना, 100 टाइम्स, 1 सेकंड में 100 टाइम्स करती है डायरेक्शन चेंज। फ्रिक्वेंसी 50 है, दोबारा लिख देता हूँ, फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी क्या है, 50 हर्ट्ज, डायरेक्शन चेंज होती है 100 टाइम, मैंने आपको बताया हुआ। व्हाट इज द रोल ऑफ फ्यूज, ये भी आपको मालूम है, अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, यूज्ड इन सीरीज विद एनी इलेक्ट्रिक, व्हाट इज द रोल ऑफ यूज इन सीरीज विद इलेक्ट्रिक टू प्रोटेक्ट, क्या रोल है फ्यूज का, टू प्रोटेक्ट दी अप्लायंस, है ना, फ्रॉम हाई, फ्रॉम फ्लो ऑफ हाई करंट थ्रू इट। जैसे ही हाई करंट आएगा, अप्लायंस फ्यूज जो है मेल्ट हो जाएगा, तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, और हमारा अप्लायंस बच जाएगा, खराब नहीं होगा। तो बच्चों, ये तो हो गए क्वेश्चन इसके, आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो सब बच्चों जिनको इंटरेस्ट है वो डिटेल में जा सकते हैं, जिनको नहीं इंटरेस्ट ज़्यादा, वो जितना उन्हें ठीक लगे उतना समझ सकते हैं, पर आप जितना चाहो, डिटेल साइंस है। तो ठीक है फिर बच्चों, आप पढ़ते रहो, इंटरेस्ट लेते रहो, और जो भी क्वेरी हो, जितना कराया इससे रिलेटेड, तो मुझे स्टडी कॉर्नर में लिखते रहना, और हम आपको समझा देंगे। ओके बच्चों, बाय।